यस सर। देखिए स्टूडेंट्स, जो ग्रुप में आपके पीडीएफ सेंड किए गए थे, किससे रिलेटेड से आप सभी को पता होगा। उसका टाइटल आप ही लोग मुझे बताइए, क्या नाम था उसका? ईट राइट स्कूल। ईटिंग राइट स्कूल। ईटिंग राइटिंग स्कूल। ईट राइट स्कूल। राइटिंग नहीं है, ईट राइट फूड था, ठीक है। ईट राइट इंडिया या Science ईट of राइट India। फूड, है ना। इसका सीधा सीधा Yes, मतलब ये है, थोड़ा सा 2 मिनट में समझ लेंगे इसको। सर जो राइट। हाँ, जिन जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो थोड़ा समझ लेंगे। देखिए इसका सीधा सीधा मकसद ये है कि इंडियन गवर्नमेंट जो हमारी भारत की सरकार है, इसका एक प्लान चल रहा है, इसका एक मूवमेंट चल रहा है। मूवमेंट ये है कि इसमें सभी जितने भी स्टेट हैं, सभी स्टेट हैं, उन सभी स्टेट के अंदर जितने भी स्कूल कंडक्ट हो रहे हैं, चल रहे हैं, उनके माध्यम से एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, एक मैसेज चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों में अवेयरनेस फैले कि हमें भोजन करने, कैसा हमें खाना खाना है, भोजन करने के तरीके क्या हैं, है ना। बहुत से लोग गलत तरीके से भोजन करते हैं। आप लोग जाते हैं रेस्टोरेंट में, होटल्स में, या घर में भी बहुत से लोग जैसा मन भोजन खाए वैसा खा लिए, जो हमारे बॉडी में सीधे सीधे जाता है तो नुकसान पहुंचाता है। साइंस में आप लोगों ने बहुत सारा इस चीज के बारे में पढ़ा होगा, उसमें सारी चीजें दी रहती हैं कि कैसे भोजन करना चाहिए, किसमें, और अच्छा कैसे भोजन करना चाहिए ये तरीका मालूम होना चाहिए। खाने के तरीके, कुछ लोग ऐसे खा रहे हैं तो हाथ भी चला जा रहा है मुंह के अंदर, है ना, तो नेल्स भी जा रहे हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम। और सेकंड थिंग में कुछ चीजें ऐसी होती है कि हमें वो चीजें खानी चाहिए जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना। बाकी ऐसी चीजों को हम क्यों खाएं जिनमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है, है ना। फास्ट फूड हमें नहीं खाना चाहिए। तो ऐसी चीजों को आप मुंह से ना बताकर, ऐसी चीजों को आप लोग डायरेक्टली बोल कर किसी से ना बता के आप लोग कैसे बताएंगे? आपको पता है, आप लोग पोस्टर के माध्यम से बताइए, पिक्चर के माध्यम से बताइए। पिक्चर बना दीजिए। आपने देखा ना, एक आर्ट का जो भी पर्सन, जो आर्टिस्ट होते हैं, वो बोलते नहीं है, उनकी पिक्चर बोलती है ना। वो नहीं बोलते हैं, उनकी पिक्चर बोल देती है। आप उनकी जब पिक्चर देखते हैं, फोटो देखते हैं, तो उस फोटो को देखकर आप समझ जाते हैं कि इस फोटो में कहना क्या चाह रहा है, हमें समझाना दिस इज क्या चाह रहा ओनली है फॉर ना? टाइम वेस्टिंग। नहीं, इट्स नॉट अ टाइम वेस्टिंग। हु इज सेइंग इट्स जस्ट टाइम वेस्टिंग? पता नहीं सर इट्स नॉट अ टाइम वेस्टिंग बेटा, इट्स नॉट अ टाइम वेस्टिंग। आपको दिन भर ये काम करने के लिए नहीं कहा जा रहा है कि आपको दिन भर काम करने के लिए कहा जा रहा है। आपके पास 24 आवर्स हैं। 24 आवर्स में आप कितने आवर्स पढ़ाई करते हैं? उसके अलावा आप जितने आवर्स पढ़ाई करते हैं उसके अलावा फिर बचे हुए आवर्स, मैक्सिमम आप 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 6 आवर्स, इससे ज्यादा पढ़ाई नहीं करते होंगे। 8 आवर्स कर लेते होंगे। इसके बाद भी आपके पास देखिए कितने आवर्स बचे हुए हैं। तो उस आवर्स में आप क्या कर रहे हैं? उस आवर्स में आप कम से कम आधा एक घंटा अपने कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए समय दीजिए कि लाइए जो एक्टिविटी स्कूल की तरफ से भेजी गई है, ये हमें प्रिंसिपल सर की तरफ से भेजी गई है, प्रिंसिपल सर ने को कहीं और से ये चीज मिली होगी आपको नॉलेज, एक्नॉलेजमेंट देने के लिए। जब आपका इसमें पार्टिसिपेशन होगा ना, तो वो चीजें आपको कितना आगे ले जाएंगी आपको पता नहीं है। केवल हम अपने किताबी कीड़े बने रहें ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। बात तो समझ में आ रहा है ना? हमें बुक वॉर्म नहीं बनना है। बुक वॉर्म समझते हैं ना, बुक की कीड़ा नहीं बनना है। केवल बुक में जितना हो उतना हमें व्यवहार में भी तो सीखना है बहुत कुछ। वो चीजें हमें, ऐसा नहीं है कि वो चीजें हमें आगे काम नहीं आएंगी। ये आपका साइंस से भी जुड़ा हुआ पार्ट है, ठीक है। ये आपका साइंस से भी जुड़ा हुआ पार्ट है जो कि आपको वहां भी काम आने वाला है। तो मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब ये था कि आपको दिन भर इसमें टाइम नहीं देना है। आपको जो मैंने सेंड किया हुआ था उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप लोग सभी के पास आजकल फोन है, मोबाइल है और यूट्यूब भी है, सब कुछ आप चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं। यही सारी बातें बताई जा रही हैं। आपको करना क्या है? अब आप सीधे सीधे ये समझिए कि आपको करना क्या है। आपको करना ये है कि ये जो गवर्नमेंट का प्लान था, तो इसमें जो शेड्यूल आया है स्कूल में, स्कूल हमारा रजिस्टर्ड हो चुका है, स्कूल का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आपको रजिस्ट्रेशन करने की इतनी जरूरत नहीं है, रजिस्टर्ड हो चुका है। आपको काम केवल इतना है कि आप अपने घर पर इसको समझिए कि पहला जो हमारा वीक का टारगेट लिया गया, फर्स्ट वीक का, यानी इस मंथ में जो इधर का जो फर्स्ट वीक था, मंडे से लेकर इधर संडे का, इस वीक में और अगले वीक में, ठीक है। इस वीक में आप संडे का ही टारगेट बना लीजिए। इस संडे तक में, या अभी और 1-2 दिन का समय चाहिए तो आप ले लीजिए। आप सभी स्टूडेंट्स से मैं अपील ये कर रहा हूँ कि आप जितने भी लोग हैं, कुछ ना कुछ अपने घर में पिक्चराइजेशन का काम करिए, पिक्चर बनाइए। बहुत सारे पिक्चर बनते हैं जो आर्ट के, खासकर बहुत सारे गर्ल्स भी इसमें इंटरेस्ट लेती हैं। और मुझे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे जो बॉयज हैं इस क्लास में, वो भी मुझे काफी, उनकी मैंने पिक्चर देखी थी क्लास 6 में कि वो काफी आर्ट में इंटरेस्ट ले रहे थे। तो ऐसे सारे बच्चे भी, और जो नहीं भी ले रहे हैं, वो भी कुछ भी थोड़ा बहुत बनाकर
आप लोग एक पिक्चर पोस्टर क्या करिए, आपको सीधे सीधे घर में बना के आपको फोटो भेजनी है, कुछ नहीं करना है, आपको सीधे फोटो भेजनी है, एक अच्छी सी फोटो भेज देनी है ना। उस फोटो में आपको अपना नेम, क्लास और सेक्शन ये करके भेज देना है। आप मेरे पास भी भेज सकते हैं, सुधीर सर के मोबाइल पे भी भेज सकते हैं, सुधीर सर के मोबाइल में भेज देंगे क्लास सेक्शन डालकर, तो भी लास्ट में उन्हीं के पास जाना है, ठीक है ना। मेरे पास भेजेंगे तो भी मैं उन्हीं को फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। तो आप एक काम करिए कि बस आज पहला जो मैं काम आपको दिया हूं कि आपको पोस्टर सेंड करना है, केवल और केवल क्या करना है, पोस्टर सेंड करना है। फिर उसके बाद फिर हम आपको कुछ एक्टिविटी ग्रुप वाली भी बता देंगे, कुछ ग्रुप वाली भी बता देंगे, कुछ आप लोग 2-3 लोग आपस में मिलकर या कुछ करके कुछ बोल कर भी आप अपना वीडियो रिकॉर्ड करके भी आप लोग बाद में भेज सकते हैं कि हमने किस तरह से समझाया। तो इस तरह की चीजों को भी कुछ अलग अलग जो भी स्कूल से आपको मैसेज दिए जाएंगे ना, आपको बस उतना ही काम करना है, एक्स्ट्रा में है, ये आपकी पढ़ाई को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है कि आपको दिन भर इसी में लगे रहना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप दिन भर में जब आपको आधे एक घंटे का समय मिले, 1.5 घंटे का समय मिले, तो आप घर में फ्री टाइम बैठे रहते हैं दिन भर, है ना, मोबाइल यूज करते हैं और टीवी देखते रहते हैं, इससे अच्छा कि कुछ अलग से करिए, घर वाले भी देख के खुश होंगे और आपको एक अच्छी चीज मिलेगी। जो बच्चे आगे बिल्डअप करना चाहते हैं, क्रिएटिव बनना चाहते हैं, उनके लिए तो एक बहुत अच्छा चांस है। तो छोटे छोटे इस चांस को आप लोग पार्टिसिपेट करिए, है ना। कोरोना टाइम पर इस प्लान को गवर्नमेंट ने चलाया था, जिससे लोगों में सही खाने की आदत पड़े, और लोग जब सही खाएंगे तो बीमार नहीं होंगे, और जो भी छोटी मोटी बीमारियां जैसे कोरोना जैसी और भी बीमारी आती हैं, उनको बड़े आराम से वो लोग, उनका जो इम्यून सिस्टम होगा बॉडी का, वो उनको फेस कर लेगा। तो जब हम सही से खाएंगे तभी तो हमारी बॉडी स्ट्रांग रहेगी। तो ये सब बातें भी हैं। फिर हम आपको स्टोरी राइटिंग का भी एक वीक बताएंगे कि सबसे आप लोग स्टोरी राइटिंग भी अच्छा दे सकते हैं ईट राइट में, कि सही से खाने में आप अच्छा कौन अच्छी स्टोरी देखते, बस उसकी भी फोटो आपको भेज देंगे, ठीक है ना। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, घर में ये सब काम करना है और घर में बहुत आराम से हो सकता है। घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, आपको थोड़ा बहुत कोऑपरेशन करा देंगे। तो आई होप सभी लोग संडे तक में, आपको सभी मैं चांस दे रहा हूँ कि संडे तक में आप लोग मेरे पास कुछ पोस्टर्स जो है आप लोग जरूर सेंड कर दीजिएगा मोबाइल में, और इस पे हर जगह पड़ा हुआ है, आप लोग वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। आई होप कि आप लोग क्लास 8 में हो, तो मुझे अब इतना ज्यादा डिटेल मैंने बता दिया, आप लोगों को पहले से ही बातें, कुछ बच्चों को पहले से ही पता रहा होगा कि यहाँ क्या करना है, ठीक है, लेकिन ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा क्लास बताइए, स्टार्ट किया जाए सर? यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके बेटा। यस सर। सर पोस्टर किसका बनाना है सर? हाँ बेटा, सर पोस्टर किसका बनाना है? पोस्टर आपको किसी पर्सन का पोस्टर नहीं बनाना है कि किसी महापुरुष का, गांधी जी का और इसका पोस्टर बनाना है। आपको कुछ जैसे आप लोग इमेजिन करके बनाते हैं ना, बस जैसे कि आपने बोर्ड में बना दिया, कुछ लोगों को बना दिया, वो लोग गलत खा रहे हैं तो आप लोग उसमें क्रॉस लगा दिए, है ना, उसमें आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसा नहीं खाना है। कुछ इस तरह का जो आप सोचते हैं ना, उसी को आपको अपने पिक्चर में दिखाना है पोस्टर। ईट राइट का कैसे आपको खाना है, भोजन कैसे करना है, क्या क्या नहीं करना है, बहुत सारी इसमें बातें हैं, इसमें बहुत सारी बातें। देख लो। जो भी जिस बच्चे को जिस तरह से समझ में आए, टारगेट आपको दिमाग में ये रखना है कि हमें शो क्या कराना है, हमें ये शो कराना है कि हमें सही चीज खा के स्वस्थ रहना है, सही चीज खा के हमें क्या रहेंगे, हम हेल्दी रहेंगे। तो इन्हीं चीजों का पिक्चराइजेशन बनाना है, ठीक है। हर्ष की तरफ से बहुत आवाज आ रही है, और 2 नाम से हर्ष है। हर्ष और इमोजी। हाँ, ज्ञानेंद्र सिंह समझ में आ गया आपको? यस सर। हाँ, आज तो आपको ये होमवर्क मिला हुआ है घर की एक्टिविटी का, इसको आप लोग घर में करिएगा। देखिए चैप्टर आपका यहाँ अंडरस्टैंडिंग लॉ चल रहा था, ठीक है, और इसमें हमने कवर किया था इसमें हमने कवर किया हुआ था, देखेंगे यहाँ से, इन एंशिएंट इंडिया
देयर आर इननमरेबल एंड ऑफन ओवरलैपिंग लोकल लॉ। यहाँ से हमें पढ़ना था। अंडरस्टैंडिंग लॉ में हम समझ रहे थे कि किस तरह से कानून बनते हैं, और कानून जो बनते हैं तो उसके पीछे भूमिका किसकी होती है, पीपल्स की, लोगों की भूमिका होती है, हम लोगों की भूमिका होती है। पार्लियामेंट में कोई भी कानून बनने जा रहा है, कोई भी लॉ पास होता है, तो वो ऐसे ही नहीं उनके मन में आता है कि चलो अचानक से आज एक नया लॉ पास कर देते हैं, ऐसे पास नहीं आता है। वो समस्या जनता के बीच से ही निकलती है, छोटे छोटे जगहों से निकलकर वो प्रॉब्लम जब एक बड़े जगह तक क्रिएट हो जाती है, कई एरिया में क्रिएट होती है, तो संसद इस बात को अपने संज्ञान में लेती है, पार्लियामेंट अपनी इस बात को संज्ञान में लेती है, अपने दिमाग में ये फिट करती है, उसको समझ में आता है कि देश में इस कानून को बनाने की जरूरत है, क्योंकि इसके न होने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। और वही बात फिर आगे चल के पार्लियामेंट में एक बिल के रूप में प्रस्ताव के रूप में लाई जाती है, जो कि दोनों पार्लियामेंट के जो दोनों पार्ट हैं, आपका लोकसभा राज्यसभा से पास होकर प्रेसिडेंट से जैसे उसका सिग्नेचर होता है, साइन होता है, तो देश के लिए कानून का रूप ले लेता है। ये बातें हम लोगों ने पिछली क्लासेस में समझी हुई थी। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इन एंशिएंट इंडिया देयर आर इननमरेबल एंड ऑफन ओवरलैपिंग लॉ। बहुत सारे ऐसे कानून थे हमारे प्राचीन भारत में, जब डिफरेंट कम्युनिटीज एंजॉयड डिग्रीज ऑफ ऑटोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रेटिंग दीज लॉ। क्या हुआ था कि बहुत सारे इननमरेबल यानी इतने सारे कानून बने हुए थे, छोटे छोटे कानून। क्यों? क्योंकि प्राचीन भारत में कोई ऐसा संविधान नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, पुलिस नहीं थी। लोग, आपने देखा होगा ना, इन एंशिएंट इंडिया का मतलब आप क्लास 6 वाला भारत समझ लीजिए। क्लास 6 वाले में आप समझ सकते हैं किस तरह का भारत था, है ना। हम लोग हंटर गैदर से पढ़ना शुरू किए थे और फिर महाजनपदों के बारे में वहां तक पढ़े थे, तो आप समझ सकते हैं किस तरह का भारत था। वहाँ छोटे छोटे हर कम्युनिटी का अपना अलग अलग कानून था, कोई अलग अलग कबीले थे, वहां पर कबीले थे, ठीक है ना, और उस हर कबीले का अपना अलग अलग कानून था। पूरे देश के लिए कोई कानून नहीं था वहां पे, ठीक है ना, छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था। फिर वही कबीले बड़े होकर छोटे छोटे जनपदों में, जनपद महाजनपद में बनते गए। इस तरह से हम लोगों ने समझा हुआ है। इसमें आगे कह रहा है कि डिफरेंट कम्युनिटीज एंजॉयड डिफरेंट डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रेटिंग दिस लॉ। जो अलग अलग तरह की कम्युनिटी रही बेटा, अलग अलग तरह की कम्युनिटी ने अलग अलग तरीके से, है ना, ऑटोनॉमी का मतलब अपने अपने मनमाने ढंग से क्या किया, नए नए कानून बनाए। Among there in some cases, और हमने देखा कि द पनिशमेंट दैट, ये आप समझ सकते हैं एंशिएंट इंडिया की सबसे बड़ी विडंबना है कि कुछ केसेस में तो आप देखते हैं कि दंड जो होता था ना, पनिशमेंट, वो दैट 2 पर्सन रिसीव फॉर द सेम क्राइम। यानी एक ही क्राइम है, किसी ने एक ही अपराध किया हुआ है, मतलब क्राइम, अपराध वही है, ठीक है, अपराध वही है, लेकिन the punishment that 2 person received for the same crime vary depending on their caste background। यानी जाति के आधार पर क्या होता था कि दो व्यक्ति एक ही तरह का अपराध कर रहे हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग तरह के दंड मिल रहे हैं। कितनी गलत बात है। मतलब अपराध एक ही है, मान लीजिए किसी ने किसी का हाथ पैर तोड़ दिया है, ठीक है ना, पिटाई कर दिया, हाथ पैर उसका टूट गया। अब 2 पर्सन है, तो आप एक को कम सजा दे रहे हो, एक को ज्यादा सजा दे रहे हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति दूसरी कास्ट का है, एक व्यक्ति दूसरी कास्ट का है, तो इसका मतलब उस कबीले ने सही से निर्णय कहाँ किया, यानी जात के आधार पर दोनों में भेदभाव कर दिया ना। क्राइम तो दोनों ने एक ही किया था, ठीक है। मेरे कहने मतलब आपको समझ में आया होगा। विद द लोअर कास्ट बीइंग मोर हार्शली पनिश्ड। अब इसमें ज्यादातर होता क्या था कि जो लोअर कास्ट के लोग होते थे ना, उन्हीं को हार्शली, बुरी तरह से पनिशमेंट मिलती थी। This slowly began to change this as the system of law began to further evolve during colonial period। और हमने देखा कि जब कॉलोनियल पीरियड आया ना, तब अंग्रेजों का शासन भारत में आया। एंशिएंट इंडिया से हम लोग मिडिवल इंडिया में आए क्लास 7 में। क्लास 7 में जब मिडिवल इंडिया में आए तो आपने देखा था चैप्टर 10 में ही धीरे धीरे अंग्रेजों का कितना यहाँ वर्चस्व हो गया था। तो अंग्रेजों ने फिर क्या किया, अंग्रेजों के जब कानून यहाँ पर आया, अंग्रेजों ने क्या लाया यहाँ पर बेटा, कानून की व्यवस्था की। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कानून की जो शुरुआत है वो हमें अंग्रेजों के शासन से देखने के लिए मिल रही है ना। यही तो इसमें दिया है ना कि चेंज एज द सिस्टम ऑफ लॉ बिगैन टू फर्दर इवॉल्व ड्यूरिंग द कानून। यानी जो भी कानून रहा वो पहले तो बहुत सारे छोटे मोटे कानून रहे, लेकिन एक ऐसा कानून जो पूरे देश के लिए लागू हो रहा है, पूरे राज्य के लिए लागू हो रहा है, ये कानून हमें देखने के लिए कहां से मिल रहा है, कॉलोनियल पीरियड से मिल रहा है। कॉलोनियल पीरियड का मतलब अंग्रेजों के समय से। तो देखिए इसमें देखा गया, इट इज ऑफन बिलीव्ड दैट इट वाज ब्रिटिश कॉलोनिस्ट हु इंट्रोड्यूस्ड द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। हमें ये विश्वास है, हम देखते हैं, हम कुछ लोग मानते हैं कि जो ब्रिटिश कॉलोनिस्ट हैं, यानी जो अंग्रेजी उपनिवेश जो हमारे भारत में बनाए हुए थे, है ना, हु इंट्रोड्यूस्ड द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। हमने ये माना कि भारत में जो कानून की शुरुआत हो रही है वो ब्रिटिश अंग्रेजों के द्वारा ही हो रही है। यानी भारत में कानून की जो शुरुआत हो रही है
वो ब्रिटिश के समय से ही हो रही है, लेकिन इस पे हिस्टोरियंस में विवाद चल रहा है बेटा। हिस्टोरियंस जो इतिहासकार है ना, हैव डिस्प्यूटेड दिस क्लेम ऑन सेवरल ग्राउंड्स, लेकिन जो इतिहासकार है इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। इतिहासकार ये जरूर है कि हाँ कानून देखने के लिए हमें मिलता है, छोटे छोटे पहले कानून बनते थे अलग अलग छोटे छोटे एरिया में, अलग अलग हजारों, जब से अंग्रेज आए तब से कुछ कानून बनने लगे एक राज्य के लिए, एक देश के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ही कानून था। कानून तो वो है ना जिसमें न्याय की पराकाष्ठा हो, जिसमें न्याय मिले, जस्टिस मिले। लेकिन क्या अंग्रेजों के कानून में जस्टिस था सभी के लिए? नहीं था। इसी बात को लेकर इतिहासकारों के बीच में, हिस्टोरियंस के बीच में आपस में विवाद है। झगड़ा नहीं कर रहे हैं कि डंडे वंडे लेके झगड़ा, लेकिन आपस में किसी ने और कुछ कहा तो किसी ने और कुछ कहा, है ना। तो हिस्टोरियंस हैव डिस्प्यूटेड दिस क्लेम ऑन सेवरल ग्राउंड्स, टू ऑफ व्हिच इंक्लूड, उसमें दो बातें इंक्लूड की गई हैं, अंडरलाइन करिएगा यहां से। टू ऑफ व्हिच, पहला क्या था? फर्स्ट, पहली बात ये थी कि जब कॉलोनियल लॉ वाज आर्बिट्रेरी, जो कॉलोनियल लॉ था अंग्रेजों के, जो देखिए जब भी मैं कॉलोनियल बोलूं मतलब अंग्रेजी है, ठीक है, ये समझिएगा, क्योंकि भारत में कॉलोनी उन्होंने ही बनाया था, भारत नहीं गया था कॉलोनी बनाने। भारत तो एक अपना देश वही था, ये आए थे ना दूसरे देश से हमारे यहाँ, तो कॉलोनी बनाए हुए थे, है ना, जगह छोटी सी जगह में थे, कॉलोनी बनाए हुए थे। हाँ, मूल रूप से कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे, लेकिन आए कहाँ, कॉलोनी कहाँ बना लिए? भारत में, इसलिए इनको कॉलोनियल बोला जा रहा है। मैंने इस कॉलोनियल को बहुत अच्छे से पिछले क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है। जब भी मैं कॉलोनियल बोलूँ आपको अंग्रेज समझना है, ठीक है ना, अंग्रेजों के शासन वाला पार्ट। तो कॉलोनियल लॉ मतलब अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कानून क्या था? वॉज आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या था बेटा? अत्याचार था। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या था? अत्याचार था, उस पर आर्बिट्रेरी, ठीक है, अत्याचारी कानून था। एंड सेकेंड दैट इंडियन नेशनलिस्ट प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ लीगल स्फीयर इन द ब्रिटिश इंडिया। और दूसरी बात क्या थी कि जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, भारतीय राष्ट्रवादी लोग थे, जो अपने राष्ट्र के बारे में सोचते थे, प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ लीगल स्फीयर इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश भारत में किस लिए लड़ाई लड़ रहे थे? कि जो लीगल स्फीयर है, लीगल का मतलब जो वैध कानून, कानून तो बना दिया, लेकिन क्या वो कानून वैध था? अपने हिसाब से आपने कानून बनाया कि हमारे ब्रिटिश जो सैनिक हैं उनकी सुरक्षा रहे, बाकी लोगों की सुरक्षा के लिए तो आपने ध्यान दिया नहीं, है ना। वन एग्जाम्पल ऑफ द आर्बिट्रेरियस, और इस आर्बिट्रेरियस का, इस अत्याचार का आप देखेंगे दैट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, इसका एग्जाम्पल आगे हमें देखने के लिए मिलता है ब्रिटिश लॉ में द सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। द सेडिशन एक्ट ऑफ 1870, ठीक है, पूछा जाता है कि व्हाट इज द सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। जितने भी स्टूडेंट हैं जो सुन रहे हैं उस बात को ध्यान दें, सीधे सीधे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि व्हाट इज द सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। आपका आंसर यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। द आइडिया ऑफ सेडिशन was broadly understood within this act any person protesting or criticizing the British government could be arrested without due trial। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि द आइडिया ऑफ सेडिशन वाज ब्रॉडली अंडरस्टूड। इसको किस तरह समझा गया कि ये एक प्रकार का ऐसा एक्ट था जो सभी के ऊपर लागू था, है ना, एक बड़े पैमाने पर सभी के ऊपर लागू था। एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग, कोई भी व्यक्ति अगर प्रोटेस्ट करता है, विरोध करता है, अंग्रेज कानून बनाए, आपने कहा कि सर ये कानून तो गलत है हमारे लिए, बोले नहीं चलो इसको जेल में डालो, है ना, आलोचना कर दिया आपने, प्रोटेस्ट कर दिया, आलोचना भी कर दिया, तो भी कहने लगते हैं ना कि ये तो गलत है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड बी अरेस्टेड विदाउट ड्यू ट्रायल। यानी आपको किसी जस्टिस ट्रायल में नहीं ले जाया जाएगा, यानी किसी न्यायालय में आपकी सुनवाई नहीं होगी कि कोर्ट में आपको ले जाया जाए, वहां पे सुनवाई होगी कि भैया इनके खिलाफ हमने ये किया है। आपके पास कोई अधिकार ही नहीं था, अंग्रेजों के पास पूरे राइट थे, उनका मन आया तो आपने कुछ गलत किया तो सीधे आपको लेके जेल में डाल दिया। लेकिन क्या आज ऐसा है? आज ऐसा नहीं है। आज आप अगर कोई गलती करते हैं तो पुलिस आपको जेल में डालती है, लेकिन 24 आवर्स के बाद, 24 आवर्स के बाद आपके पास भी राइट, 24 आवर्स के अंदर उनको किसी कोर्ट के सामने पेश करना पड़ता है। पुलिस को संबंधित जो जज होगा ना, जो वहां का मजिस्ट्रेट होगा, उनके सामने आपका तुरंत आपको पेश किया जाएगा। आप अपनी सफाई वहां दे सकते हैं, आप बता सकते हैं कि मुझे गलत तरीके से अरेस्ट किया गया है। इसके साथ ही आपके जो संबंधी हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, वो लोग भी आपके खिलाफ, वो लोग भी आपके लिए क्या कर सकते हैं? एडवोकेट, है ना, वकील का प्रबंध कर सकते हैं, कोर्ट से जमानत ले सकते हैं, है ना, आपके लिए जो आपके उसमें सफाई दे सकते हैं और आप छूट सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, सीधे आपको जेल में डाल दिया, किसी कोर्ट वोर्ट में ले जाने की आपको जरूरत नहीं है, आपके पास कोई भी राइट नहीं होता था। तो इतना अत्याचारी कानून था जिस सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। एक्ट का मतलब क्या होता है? एक्ट का मतलब होता है अधिनियम। याद रखिएगा,
एक्ट का मतलब होता है अधिनियम, यानी ये 1870 जो ईयर था, 1870 साल था, उसी साल ये एक्ट आया हुआ था, ठीक है ना, इसीलिए इस एक्ट का नाम हो गया सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। अब देखिए इसी क्रम में हम यहाँ पर ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये जलियांवाला बाग है बेटा, जलियांवाला बाग है। जब हिस्ट्री हम पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में बहुत अच्छे से वहां पर इसको और थोड़ा समझ लेंगे। देखिए जलियांवाला बाग, ये बहुत सारे जो लोग हैं ना, इन पर ये जो पुलिसकर्मी है ना, ये गोलियां बरसा रहे हैं। ये सब अंग्रेज हैं और ये अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेर लिया था इस गार्डन को, है ना, इस अमृतसर में जो जलियांवाला बाग है ना, इसको चारों तरफ से घेर लिया था और घेर कर ये लोग मीटिंग कर रहे थे आपस में, ये लोग आपस में मीटिंग कर रहे थे और इनको घेर कर क्या कर दिया गया, इनको घेर कर भूंस दिया गया, यानी हजारों लोग यहाँ पर मारे गए थे, बेगुनाह लोग मारे गए थे। और इस काम को अंजाम दिया था लेफ्टिनेंट कर्नल था उस समय जनरल ओडायर। जनरल ओडायर ने आदेश दिया था फायर का, है ना, और जिसकी वजह से ये सारे लोग यहाँ पर, है ना, गोलियों के द्वारा भून दिए गए। इसके पीछे रीजन था, ये लोग अंग्रेजों के खिलाफ ही मीटिंग कर रहे थे। मीटिंग का मतलब ये था कि इनके जो दो नेता थे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू पंजाब के ही दो नेता थे। तो वो उनको जेल में डाल दिया गया था, जिससे संबंधित ये लोग अंग्रेजों के लिए मीटिंग कर रहे थे। उस समय अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम चल रहा था। अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट लाए थे। मैं आपको हिस्ट्री में रॉलेट एक्ट का मतलब समझा दूंगा, अभी केवल आप इतना समझ लीजिए कि रॉलेट एक्ट का मतलब ये था कि एक ऐसा कानून जिसमें आपको 1870 वाला पूरा फॉर्मूला दिख जाएगा। 1870 में जो एक्ट में आप देख रहे हैं ना कि सीधे आपको जेल डाल दिया जाता था, उस रॉलेट एक्ट में भी यही था कि उस रॉलेट एक्ट में अगर कोई कानून आपके पास कोई हथियार है तो आप अपने पास हथियार नहीं रख सकते हैं, वेपन्स नहीं रख सकते हैं, आपको अपनी सुरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। अगर आपके घर में हथियार मिलते हैं तो सीधे आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आप अंग्रेजों के खिलाफ कोई अपील नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर कोई आवाज उठाते हैं तो आपको सीधे जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसे कुछ कानून बने थे। तो इसी संबंध में पंजाब के दो नेताओं ने विरोध किया था और उन दोनों नेताओं को जब जेल में डाल दिया गया तो इन लोगों ने यहाँ पर मीटिंग किया बैठकर, लेकिन इनको क्या पता था कि हमें अंग्रेजों द्वारा भूंजकर इस तरह से बेरहमी से गोलियां चला दी जाएंगी। और आपको जानकर काफी ये अच्छा लगेगा कि अगर आपको अच्छा, तो उस समय के लिए तो अच्छा नहीं था, लेकिन आज आपको अगर जानना है कि कहाँ है, तो ये आज भी जगह है। ये जानकर आपको अच्छा लगेगा कि आप इस जगह में जाकर उस दर्द को महसूस कर सकते हैं कि उस समय हजारों लोगों ने किस तरह से अपने प्राण दिए थे। आप जाएंगे तो वहां की दीवारों पर, वो जो दीवारें हैं आज तक उनको सुरक्षित रखा गया, उन दीवारों पर जब गोलियां चलती ना तो उसके छिद्र हो जाते हैं, ठीक है, वो छिद्र जो है आज भी बने हुए हैं। तो आप जाकर वहां देख सकते हैं और अपने इतिहास को महसूस कर सकते हैं कि हमारे लोगों ने कितना संघर्ष किया है और किस तरह से बेगुनाहों ने, है ना, बेगुनाह लोगों ने अपने प्राण गंवाए हैं। यही बात इसमें दी गई है कि अनदर एग्जाम्पल ऑफ 1870 एक्ट का ही एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ ब्रिटिश आर्बिट्रेंस, है ना, ब्रिटिश आर्बिट्रेंस का मतलब अंग्रेजों का जो अत्याचार था, वो द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट था। रॉलेट एक्ट का मतलब क्या है बेटा, ये देखिए सीधे सीधे यहाँ दिया गया है कि रॉलेट एक्ट व्हिच अलाउड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन पीपल विदाउट ड्यू ट्रायल। यानी ट्रायल का मतलब कोर्ट, ट्रायल का मतलब सीधे कोर्ट से है कि बिना किसी कोर्ट में आपको बिना किसी कोर्ट के, बिना किसी आना जमानत के आपको जेल में सीधे गवर्नमेंट डाल सकती थी। इंडियन नेशनलिस्ट इंक्लूडिंग महात्मा गांधी वर क्या था, वेमेंट इन दियर अपोजिशन टू द रॉलेट बिल्स। इस रॉलेट बिल के खिलाफ थे महात्मा गांधी भी, रॉलेट एक्ट के खिलाफ थे, ठीक है। डिस्पाइट द लार्जर नंबर ऑफ द प्रोटेस्ट, और आपने देखा कि एक बहुत बड़ा विद्रोह सामने आया। रॉलेट एक्ट केम इनटू एक्ट 10 मार्च 1919। और ये रॉलेट एक्ट आया कब था, ये डेट याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में अभी से आप लोगों के लिए पूछा जा सकता है कि रॉलेट एक्ट कब आया था। तो 10 मार्च 1919 को इन पंजाब प्रोटेस्ट, पंजाब में ये विद्रोह हुआ था अंगेंस्ट दिस एक्ट, ये इस एक्ट के खिलाफ। कंटिन्यूड क्वाइट एक्चुअली ऑन अप्रैल 10 अप्रैल को 10 अप्रैल 1919 को टू लीडर्स ऑफ मूवमेंट, इस लीडर के जो दो नेता रहे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, है ना, वर अरेस्टेड टू प्रोटेस्ट दीज अरेस्ट, है ना। अ पब्लिक मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 13 अप्रैल। ये डेट आपको याद रखना है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग मैस्करे हुआ था। जलियांवाला बाग मैस्करे का मतलब हत्याकांड। 13 अप्रैल को ही गोलियां चलाई गई थी, ठीक है ना। इन द अमृतसर में मीटिंग चल रही थी। जनरल डायर जो थे इंटर द पार्क में इंटर होते हैं अपने सैनिकों के साथ, हिज ट्रूप, है ना। दे क्लोज ओनली, वो चारों तरफ से घेर लेते हैं, है ना, विदाउट गिविंग एनी वार्निंग नहीं दिया, भागने का मौका ही नहीं दिया किसी को, ठीक है ना। जनरल डायर ने ऑर्डर कर दिया ट्रूप, अपने सैनिकों को, टू फायर करने का, है ना।
several hundred of people died in the gunfire, बहुत से लोग मर गए, many more were wounded including women and children, ये भी वहीं पर है ना उनकी डेथ हो गई। This painting showed troops firing on people during जलियांवाला बाग मैसेकर। ये जो पिक्चर है ना, ये जलियांवाला बाग मैसेकर, ये बहुत ही दर्दनाक घटना थी बेटा। पूरे देश में इस घटना का विरोध हुआ, सब लोग बहुत आक्रोशित थे, गुस्से में थे, क्योंकि इतना निर्ममता के साथ में ये गोलियां बरसाई गई। तो आप देख सकते हैं कि हम जब कहते हैं कि कानून की शुरुआत ब्रिटिश से होती है, तो हम किस कानून की बात कर रहे हैं? क्या ऐसा भी कोई कानून होता है? आप बताइए, क्या कोई ऐसा भी कोई कानून होता है जिसमें इस तरह से कानून बना दिया जाए कि बिना किसी आपको जेल डाल दीजिए? फिर ये लोग, इनको अधिकार होना चाहिए ना। आपने कोई एक्ट लाया तो एक्ट के खिलाफ बेचारे चुपचाप मीटिंग ही तो कर रहे थे, चिल्ला थोड़ी रहे थे, आपके खिलाफ जाके धरना प्रदर्शन थोड़ी दे रहे थे, मीटिंग हो रही थी, चुपचाप बहस कर रहे थे, केवल आपस में सब लोग बैठ कर सुन रहे थे। बहुत सारे लोग तो सुनने ही आए थे मीटिंग में, ठीक है, और इस तरह से घटना हुई। तो आप देख सकते हैं कि अल्लाह फ्रॉम सेट अ रूल, है ना, दे वर फोर्स टू ओबे। और ये एक ऐसा कानून था जिसमें जबरदस्ती, मजबूरी, है ना, आपकी मजबूरी होती थी कि उसको पालन करना है। टू लॉ एज इंक्लूडिंग आइडियाज ऑफ जस्टिस। तो राष्ट्रवादियों का मानना ये है कि लॉ कैसा होना चाहिए, कानून कैसा होना चाहिए, इंक्लूडिंग आइडियाज ऑफ जस्टिस। इसको अंडरलाइन करेंगे आप, है ना, कि कानून कैसा हो जिसमें जस्टिस इन्वॉल्व हो, यानी न्याय का विचार हो, न्याय पर आधारित कानून बनना चाहिए। याद रखिएगा, जस्टिस बेस्ड लॉ होना चाहिए, यानी लॉ शुड बी बेस्ड ऑन जस्टिस। लॉ कैसा होना चाहिए? न्याय के आधार पर होना चाहिए। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी इंडियन लीगल प्रोफेशन आल्सो बिगैन इमर्जिंग एंड डिमांडेड रिस्पेक्ट इन कॉलोनियल कोर्ट। और इसमें बताया जा रहा है कि 19th सेंचुरी का मतलब 1800 से लेकर इधर 1900 के बीच में जो समय रहा, उस समय इंडियन लीगल प्रोफेशन, यानी भारतीय जो कानून का जो व्यवसाय रहा, लोग भी कानून में इंटरेस्ट लेने लगे थे, नए नए तरीकों को सीख रहे थे। हमारे देश के कुछ लोग सीख रहे थे कि हाँ, हम भी वकील बनते हैं, हम लोग भी पढ़ाई करते हैं इसकी, है ना। इमर्जिंग डिमांडेड रिस्पेक्ट इन कॉलोनियल कोर्ट्स। और वो भारतीय लोग चाहते थे कि जो कॉलोनियल कोर्ट्स है ना, इसमें हमें रिस्पेक्ट की नजर से देखा जाए। तो दे बिगेन टू यूज द लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट्स फॉर द इंडियंस। और अब उन्होंने अपने इंडियंस की क्या की, बहुत सारे इंडियंस की मदद भी करना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग जानकार हो गए धीरे धीरे, है ना। इंडियन जजेस, अब आप देख रहे हैं, भारतीय जजेस आल्सो बिगेन टू प्ले अ ग्रेटर रोल इन मेकिंग डिसीजन। जो भारत के भारतीय जज रहे ना, वो भी डिसीजन लेने में अपना रोल प्ले करना शुरू कर दिए। बहुत अच्छी शुरुआत थी। Therefore were several ways in the which Indians played a major role in evolution of the rule law during the colonial period। ठीक है, तो इस तरह से आप इवोल्यूशन आप देख रहे हैं, इवोल्यूशन का मतलब विकास देख रहे हैं कि किस तरह से कानून का विकास हुआ। ठीक है, चलिए, ठीक है। हाँ ठीक है, क्लास को अटेंड करते हैं, कल से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर।